जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल ही रहा होगा, लेकिन सर कहाँ अच्छा अच्छा चल रहा है? हम जीवन में कुछ अच्छा अच्छा चलने की सोचते हैं, इतने में पता नहीं आरपीएससी अपना कोई ना कोई परमाणु बम फेंक ही देती है। आरपीएससी अपने पेपरों के लेवल को तो अभी चर्चित है ही, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो। इनके पेपरों को लेवल को ये देख के लग रहा है, मैंने खुद ने यह महसूस किया है कि एक तरफ आप यूपीएससी के पेपर रख लीजिएगा और एक तरफ वर्तमान पैटर्न वाले आरपीएससी वाले पेपर रख लीजिएगा, आपको यूपीएससी से भी ज्यादा लेवल किसका लगेगा? आरपीएससी का लगेगा। लेकिन जो भी है, आरपीएससी ये चाह रही है कि हमें, हमारी सरकार को जो भी उम्मीदवार कार्य करने के लिए मिले वह एकदम थोड़ा योग्यतम हो, मेहनती हो, दृढ़ निश्चय जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिले। सरकार को इस ऐसा ही प्रयास कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस बदलना आरपीएससी के पैटर्न का पार्ट है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरपीएससी ने जो अभी अपना स्कूल व्याख्याता का नया सिलेबस अपडेट किया है, उसमें जीके वाले सिलेबस में भी कम से कम 20 से 25% की बढ़ोतरी की है। और विषय के अंदर भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस या अदर जितनी भी सब्जेक्टें हैं, उनमें भी सिलेबस में 35 से 40% की क्या की है? बढ़ोतरी की है। तो अब सिलेबस, पहले ये होता था कि हम पेपर को देख के डरते थे, अब आरपीएससी ये प्रयास कर रही है कि हमको सिलेबस को देख के डरा दे। लेकिन साथियों, डरना तो है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में दो ही विकल्प हैं, या तो भाग लो या भाग लो। अब आपको इसका चयन करना है कि आपको किसका में पार्टिसिपेट करना है। अब इस तैयारी में हम भी आपका सहभागी बने। धीरे धीरे हम अपने टॉपिकों को लेके आए, किसी न किसी टॉपिक पे हम चर्चा परिचर्चा करते रहें। और पूरे भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एग्जाम के लिए भी और हमारे आम जीवन के लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, वह है भारतीय संविधान का भाग 3, जिसका नाम है मूल अधिकार। साथियों, अब मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ लगभग बोर्ड वर्क करते हुए अब प्रत्येक टॉपिक की आपको क्लास मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, एक साथ क्लास मिलना संभव नहीं है। और इसी श्रृंखला में आज हम अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं किसकी? मूल अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। अब मूल अधिकार समझे उससे पहले आप जनरल बातें हमारे संविधान की कुछ जानते ही हैं कि हमारे संविधान का नाम क्या है। हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे देश के संविधान का नाम भारत का संविधान है, यह आपको किसने बताया? इट मीन्स ये भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है? साथियों, भारतीय संविधान का में टोटल भाग है 22, और लास्ट जो 22वां भाग है, उस 22वें भाग का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 393। आर्टिकल 393 में ये लिखा है कि जो संविधान आप पढ़ रहे हैं, इस संविधान का संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल क्या है? भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जब हम भारत का संविधान शब्द बोलते हैं तो इस भारत के संविधान शब्द का तात्पर्य क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है? भारत के संविधान में एक तो हमारे यहां भाग शामिल हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग बने हुए हैं। और इस भारत के संविधान में टोटल आर्टिकल भी हैं। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है जी हमारे यहाँ 395 आर्टिकल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अनुसूचियां भी हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कभी हम अनुसूचियों की भी क्लास लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे संविधान में एक और है प्रस्तावना, और एक वाद है इंडिया पॉलिटी का सबसे फेमस वाद, जिसने भारतीय संविधान की दशा और दिशा दोनों ही बदली। उस वाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का क्या है? भाग है। तो भारत के संविधान का मीनिंग क्या है? 22 भाग आ गए, 395 आर्टिकल आ गए, 12 शेड्यूल आ गई और प्रीएम्बल आ गए। इस संविधान को मैं बार बार ऐसे बताता हूं कि ऐसे समझिएगा कि शहर में स्थित कोई बड़ा अपार्टमेंट है। ये मान लो शहर में बड़ा स्थित कोई अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट का नाम क्या रख दो? भारत का संविधान।
और इस अपार्टमेंट में टोटल मकान कितने बने हुए हैं? 22 मकान बने हुए हैं। मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, ऐसे टोटल कितने मकान बने हुए हैं? 22 मकान बने हुए हैं। और मकान में क्या होते हैं बताओ? कमरे। तो इसमें टोटल कितने कमरे हैं? टोटल कमरे हैं 395। अब ऐसा हो सकता है किसी मकान में 4 कमरे हैं, किसी मकान में 99 कमरे हैं। लेकिन आपको बताया कमरे में भी क्या बनी होती है? छोटी छोटी अलमारियां बनी होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 उसका क्लोज 1, आर्टिकल 1 इसका क्लोज 2, आर्टिकल 1 इसका क्लोज 3। इसका मीनिंग ऐसे समझ लो कि आर्टिकल 1 में कितनी अलमारियां रखी हुई है? 3 अलमारियां रखी हुई है। और उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम कमरे में नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या बनानी पड़ती है? पार्किंग बनानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारे संविधान में टोटल पार्किंग कितनी बनी हुई है? 12 पार्किंग बनी हुई है। अनुसूचियों के से समझ लो ये क्या है बताओ? पार्किंग है। अब आपको पता है कि जिस विषय वस्तु को हम कमरे में रखेंगे उसको कहां नहीं रखेंगे? पार्किंग में नहीं रखेंगे। इसका मीनिंग है अगर किसी के प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल में कर दिया गया है तो उसका उल्लेख अनुसूचियों में करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नॉर्मल जानकारी आप सभी को है। अब इसमें हम भाग 3 में जा रहे हैं, पढ़ना जा रहे हैं। उससे पहले भाग 1, 2 और 3 के बारे में थोड़ा नॉर्मल बात देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 का नाम क्या है? इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारे यहाँ क्या बना? संघ बना, भारत बना, इंडिया बना। तो सबसे पहले तो देश आजाद हुआ, तो इंडिया आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या लिख दिया गया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी पॉलिटी में आप जिस ज्योग्राफी में जिसको भौगोलिक क्षेत्रफल बोलते हैं, पॉलिटी में उसको क्या बोलते हैं? राज्य क्षेत्र बोलते हैं, टेरिटरी बोलते हैं। चलो जी, भारत बन गया। भारत के बारे में लिख दिया भाग 1 में। ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। उसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? उसके बाद में भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 का नाम क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। अब नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। भाई देश आजाद हो गया, भारत बन गया। भारत बनने के बाद में भारत में कौन लोग रहेंगे? नागरिक लोग रहेंगे, सिटीजन रहेंगे। तो भारत के नागरिकों को हमें क्या देनी पड़ेगी? नागरिकता देनी पड़ेगी। इसलिए भाग 2 में क्या लिखा गया? नागरिकता। उसके बाद में देशवासियों ने कहा भाई साहब केवल नागरिकता देने से काम नहीं चलेगी। हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो संघर्ष कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? क्या राष्ट्रपति बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या नहीं। हमारा ये जो संघर्ष था वो संघर्ष किसके लिए था? अधिकारों के लिए। इसीलिए भाग 2 के बाद मैंने भाग 3 में क्या शामिल किया गया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो हम एंट्री लेते हैं आज हमारी कौन से भाग में? भाग 3 में, जिसका नाम क्या है? मूल अधिकार। अब देखिए, पॉलिटी पढ़ने का सिंपल तरीका है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर इंटरेस्ट पैदा करना है तो उसका सिंपल तरीका है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट में आपको जो भी टेक्निकल टर्म मिले, जो भी तकनीकी शब्दावलियां मिले, उनको तोड़ते जाए, एक एक तकनीकी शब्द को समझते जाए। क्योंकि ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट में जो टेक्निकल टर्म है वो एक फॉर्मूले की भांति है, और अगर आप फॉर्मूले समझते गए सब्जेक्ट के तो वो सब्जेक्ट या वो विषय तो वो विषय आपके लिए क्या हो सकता है साथियों? आसान हो सकता है। तो यहां पे हमारे 2 तकनीकी शब्दावलियां हैं, एक है मूल और दूसरा क्या है? अधिकार। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अधिकार क्या है। जो हमको अधिकार मिला है वो अधिकार है क्या? अधिकार क्या होता है? अधिकार या राइट्स होता है, अधिकार व्यक्ति का नैतिक दावा है, हमारा एथिकल क्लेम है, दावा। कई बार आप किसी विषय पे या किसी वस्तु पे आप अपना दावा ठोकते होंगे, क्लेम करते होंगे,
तो वही अधिकार है। अधिकार व्यक्ति का क्या है? नैतिक दावा है। ये व्यक्ति का दावा क्यों है? दावा इसलिए है क्योंकि कुछ विषय है या कुछ चीजें ऐसी है जो हमको कैसे मिली है? जन्मजात मिली है। अब मैं बोल रहा हूं कि जन्मजात मिली है, इसका मीनिंग क्या है? किसी ने दी नहीं है। किसने नहीं दी है? राज्य ने नहीं दी है। किसने नहीं दी है? समाज ने नहीं दी है। किसने नहीं दी है? मोदी जी ने नहीं दिया है। किसने दिया है? भजनलाल शर्मा जी ने नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कुछ चीजें जो हमको क्या प्राप्त हुई है? जन्मजात। क्या जन्मजात प्राप्त हुआ है? जैसे हमारे शरीर का जो नाक है, कान है, हमारी जो त्वचा का रंग है, ये जो हमारे को मिले हैं, ये आप मेरे को बताओ जन्म से ही मिले हैं या मोदी जी ने दिए हैं? ये हमको कैसे प्राप्त हुए हैं? जन्म से ही प्राप्त हुए हैं। तो भाई जब राज्य ने हमको ये दिया ही नहीं तो क्या राज्य हमसे ये छीन सकता है क्या? तो राज्य हमसे ये छीन नहीं सकता है। इसलिए आप वो शोले मूवी का एक डायलॉग याद कीजिए जिसमें एक तरफ बोलता है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो क्या राज्य या मोदी जी किसी व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हाथों पर उस व्यक्ति का कैसा दावा है? नैतिक दावा है। इसलिए नैतिक दावा है क्योंकि वो उसको कैसे प्राप्त हुआ है? जन्मजात। इसलिए लोकमान्य तिलक का स्टेटमेंट आप सभी साथियों को याद होगा। उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका मीनिंग है लोकमान्य तिलक ब्रिटिश सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब, स्वतंत्रता मेरे को जन्म से ही मिली है, ये आपने नहीं दी है। अब जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता दी नहीं है, वो तो जन्मजात ही प्राप्त हुई है, तो क्या ब्रिटिश सरकार किसी की स्वतंत्रता छीन सकती है क्या? नहीं भाई, हमको जन्म से ही बच्चा हंसता है, खेलता है, रोता है, ये हमको जन्म से ही अधिकार मिला है। ऐसा नहीं है कि राज्य आता है और कोई मंत्र पढ़ता है फिर बच्चा हंसता है, खेलता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा शब्द लिखा है कि यह अधिकार दावा तो है, लेकिन कैसा दावा है? नैतिक दावा। नैतिक दावा होने का तात्पर्य होता है कि जिसको हमारी समाज के द्वारा क्या दी जाती है? स्वीकार्यता। भाई नैतिकता क्या है? नैतिकता का तात्पर्य होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो समाज ये मानता है कि वही करना चाहिए जिसको हमारी समाज स्वीकार्यता प्रदान करे, और जिसको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेंसी नहीं दी जाए, स्वीकार्यता प्रदान नहीं की जाए, उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अधिक नैतिकता नैतिक क्यों है? क्योंकि इसको समाज के द्वारा क्या प्रदान की गई है? स्वीकार्यता प्रदान की गई है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अधिकार की डेफिनेशन बताओ, तो अधिकार की डेफिनेशन क्या होगी? कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त हुए हैं और जिनको हमारे समाज के द्वारा क्या प्रदान की गई है? स्वीकार्यता प्रदान की गई है। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर, मूल अधिकारों को कौन से समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सबसे बड़ी समाज जिसका नाम था संविधान सभा, जो पूरे भारत का क्या कर रहा था? प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसके द्वारा क्या प्रदान की गई साथियों? स्वीकार्यता प्रदान की गई। ठीक है। उसके बाद में ये अधिकार जो मिले हैं, ये किसको मिले हैं? ये अधिकार सामान्यतः व्यक्तियों को है। किसको है? व्यक्तियों को। बट कुछ अधिकार ऐसे हैं, हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किनको प्राप्त हुआ है? नागरिकों को। आगे याद हो जाएंगे, बार बार मैं बोलूंगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है वो केवल इंडिया के सिटीजनों को मिले हैं, भारत के नागरिकों को मिले हैं। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिया के सिटीजनों को तो मिले ही हैं। इसके अलावा विदेशी मूल का कोई व्यक्ति है उसको भी वो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। तो अधिकार किसको है? अधिकार व्यक्तियों को भी है और नागरिकों को भी है। फिर ये अधिकार किसके विरुद्ध है? ये अधिकार है राज्य के विरुद्ध। ये अधिकार किसके विरुद्ध है? अगेंस्ट दी स्टेट, राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि राज्य क्या है साथियों? राज्य हमारे यहां संगठित रूप से शक्ति प्रयोग करने की क्या है? प्रयोग करने की संस्था है।
राज्य क्या है? संगठित रूप से शक्ति प्रयोग करने की संस्था है। मैं सिंपल भाषा में ऐसे कहता हूं कि राज्य क्या है? राज्य कुटाई पिटाई की मशीन है। राज्य को ऐसे समझिएगा, जब पुलिस वाले हमारे सामने आते हैं तो वो क्या होता है बताओ? राज्य होता है। और पुलिस वाले बताओ अपने हाथ में लठ लेके आते हैं या डेयरी मिल्क लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं? लठ लेके आते हैं। इसका मीनिंग है राज्य क्या है? राज्य कुटाई पिटाई की मशीन है। राज्य के पास में क्या है? पावर है। और ये पावर राज्य प्रयोग कैसे करता है बताओ? संगठित रूप से। इसलिए साथियों, राज्य से टकराना आसान नहीं है, अपितु नामुमकिन भी है। अब किसी भी व्यक्ति के पास में जब पावर आता है, देखिए वैसे इस दुनिया में सब व्यक्ति ईमानदारी होते हैं, लेकिन किसी के ईमानदारी का अगर परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो उसके लिए उसको क्या देना चाहिए बताओ? पावर, शक्ति देनी चाहिए। उसके बाद में ही उसके चरित्र की विशेषताओं का हम पता कर सकते हैं। तो वैसे ही राज्य के पास में क्या होती है? शक्ति होती है। और जैसे ही किसी भी व्यक्ति के पास में पावर आता है तो वो अपनी शक्तियों का क्या कर सकता है? दुरुपयोग कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हमारे यहां कहा जाता है कि जिले में जो एसपी होता है, वो एसपी किसकी भांति होता है? ये एसपी जिले का शेर होता है। जबकि जिले का जो कलेक्टर होता है, वो जिले का क्या होता है? बाप होता है। और आपको पता है कलेक्टर और बाप किसी की नहीं सुनते हैं। अब आप मेरे को बताओ, जब शेर के सामने जाओगे तो शेर आपको खा जाएगा या आपकी पूजा करेगा? आपको खा जाएगा। इसका मीनिंग है ये शेर हमारे अधिकारों पर क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। कुछ समय पहले की न्यूज है कि तमिलनाडु के अंदर एक एसपी साहब ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद में उसके हाथों के नाखून उखाड़ लिए। इसका मीनिंग है उसका क्या छीन लिया? उसका दावा छीन लिया। किसने बताओ? राज्य ने। तो ये राज्य संगठित रूप से शक्ति प्रयोग करने की संस्था है, इसलिए राज्य अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। इसी के विरुद्ध हमको क्या मिले हैं? अधिकार मिले हैं। चलो जी, राज्य ने हमारे अधिकारों पर हमला कर दिया तो हमें कहीं ना कहीं तो उपचार के लिए जाना पड़ेगा, इलाज के लिए जाना पड़ेगा। तो उपचार के लिए या इलाज के लिए हम किसके पास में जाएंगे? तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम उपचारों के लिए किसके पास में जाएंगे? न्यायपालिका के पास में। अभी सिंपल भाषा में हम समझ रहे हैं कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम किसके पास में जाते हैं? न्यायपालिका के पास में। और स्पेशली अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो हम किसके पास में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास में। एक बार इसको वापस रिवाइज कीजिएगा, हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है साथियों कि अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति का नैतिक दावा है, जो व्यक्ति को कैसे प्राप्त हुआ है? जन्मजात प्राप्त हुआ है। और इन अधिकारों को हमारे समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की गई है। और स्पेशली कौन से समाज के द्वारा? संविधान सभा रूपी समाज के द्वारा इनको स्वीकार्यता प्रदान की गई है। दूसरी बात है कि ये अधिकार किसको है? तो अधिकार व्यक्तियों को भी है, अधिकार नागरिकों को भी है। 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन को मिले हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यानी 15, 16 को साथ याद रखो, 29, 30 को साथ में याद रखो, और बीच में कौन सा है? आर्टिकल 19। ये अधिकार किसके विरुद्ध है? सामान्यतः ये अधिकार राज्य के विरुद्ध है। हम देखेंगे आगे कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, लेकिन सामान्यतः ये अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि राज्य संगठित रूप से शक्ति प्रयोग करने की संस्था है, तथा राज्य अपनी पावर का क्या कर सकती है? मिसयूज कर सकती है, दुरुपयोग कर सकती है। इसलिए जब राज्य के द्वारा हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाता है तो हमको उपचारों के लिए किसके पास में जाना चाहिए? उपचारों के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका के पास में जाना चाहिए। चलो जी, ये हमने समझ लिया अधिकार क्या है। 2 शब्द लिखे थे, एक शब्द लिखा था मूल और एक शब्द लिखा था अधिकार। उसमें अधिकार को समझ लिया है। अब दूसरा शब्द समझना है कि फंडामेंटल। ये अधिकार तो है लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं। साथियों ध्यान रख लो, जहां कहीं पे भी मूल शब्द लिखा जाए उसका मीनिंग क्या है? पूरी पॉलिटी में फंडामेंटल शब्द लिखा अगर आ जाए तो उसका तात्पर्य है कि जिसपे कोई संरचना टिकी भी होती है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की संरचना किस पे टिकी भी होती है? नींव पे टिकी होती है। तो उसी प्रकार से फंडामेंटल शब्द का तात्पर्य है कि जिसपे कोई संरचना टिकी भी होती है। तो ये मूल अधिकार मूल क्यों है? फंडामेंटल क्यों है? वाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल? इसका पहला रीजन है कि ये जो अधिकार है ये हमारे व्यक्तियों की मूलभूत विशेषता से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं?
ये व्यक्तियों की मूलभूत विशेषता से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों की आधारभूत विशेषताओं से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों के फंडामेंटल फीचर्स हैं। अब आप मेरे को बताइए, आपकी आधारभूत विशेषताएं क्या है, आपकी मूलभूत विशेषताएं क्या है? हमारी आधारभूत विशेषताएं हैं कि हमें हंसना पसंद है, हमें खेलना पसंद है, हमें घूमना पसंद है, हमें बंद कमरे में बैठना पसंद नहीं है, हमें चाय की थड़ियों पे बैठना पसंद है, हमें बंद कमरे में बैठना पसंद नहीं है, हमें शादी विवाह के प्रोग्राम में जाना पसंद है, हमें लोगों से मिलना पसंद है। ये हमारी कैसी विशेषता है? मूलभूत विशेषता है। अगर व्यक्ति के जीवन से इन मूलभूत विशेषताओं को क्या कर लिया जाए साथियों? छीन लिया जाए। कल को आपको बोल दिया जाए कि कोई हंसेगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई शादी विवाह के प्रोग्राम में नहीं जाएगा, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारा पूरा व्यक्तित्व छीन लिया गया है। अगर ये मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, इसका मीनिंग आपको एहसास होगा हमारा व्यक्तित्व छीन लिया है। और जब हमारा व्यक्तित्व छीन लिया गया तो उस ऐसी कंडीशन में व्यक्ति होने में और पशु होने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भाई, एक बाड़े के अंदर जो पशु बंद होता है उसको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं है? उसके पास में मौलिक अधिकार नहीं है। वो अपनी स्वतंत्रता से भ्रमण करने के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है, वो अपनी स्वतंत्रता से किसी से दोस्ती नहीं कर सकता है क्योंकि वो बंधा हुआ है। ऐसे ही साथियों, जेल क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है तो वो जेल व्यक्ति को जिंदा तो रख देती है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या छीन लेती है? व्यक्तित्व को छीन लेती है। वो उस व्यक्ति की क्या छीन लेती है? मूलभूत विशेषताओं को छीन लेती है, आधारभूत विशेषताओं को छीन लेती है। तो पहली बात तो मूल अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि ये हमारी आधारभूत विशेषताओं या मूल विशेषताओं से जुड़े हुए हैं, और अगर इन विशेषताओं को हमारे जीवन से छीन लिया जाए तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति होने और पशु होने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दूसरी बात कि ये अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि ये हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। हमारा सामाजिक विकास, हमारा आर्थिक विकास, हमारा राजनीतिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास, हमारा जितने भी विकास हो सकते हैं, नैतिक विकास, उन सब के लिए क्या जरूरी है बताओ? ये अधिकार जरूरी है। क्योंकि भाई अगर आपको मान लीजिए आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में हम पढ़ेंगे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर्ती व्यवसाय कर सकते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार जब वर्ती व्यवसाय करेंगे तभी तो आप क्या करेंगे बताओ? अपना आर्थिक विकास करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मीनिंग है ऐसी स्थिति में कौन सा विकास होगा? सामाजिक विकास होगा। तो ये मूल अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है। तीसरी बात, ये मूल अधिकार मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये हमारे देश की कौन सी विधि में लिखे हुए हैं? मौलिक विधि में। मौलिक विधि बोल दूं या मूल विधि के अंदर इन अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला मौलिक शब्द आ जाए, मूल शब्द आ जाए, फंडामेंटल शब्द आ जाए, उसका मीनिंग क्या होता है? कि जिस पे कोई संरचना टिकी भी होती है। इसका मीनिंग है हमारे देश के अंदर जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, उन जितनी भी विधियां या कानूनों की जो संरचना टिकी भी है, वो संरचना किस पे टिकी भी है? संविधान पे। इसलिए संविधान कौन सी विधि है? मूल विधि है। संविधान कौन सी विधि है? मौलिक विधि है, फंडामेंटल लॉ है। अब आप सोच के देखिएगा कि अगर किसी भी अधिकारों के बारे में देश की सर्वोच्च विधि के बारे में लिखा है तो वो अपने आप में वो अधिकार क्या है? महत्वपूर्ण है। तभी उन अधिकारों को हमारे देश के फंडामेंटल लॉ में लिखने की आवश्यकता हुई। तो छोटे मोटे साधारण विधि से इन अधिकारों की सुरक्षा नहीं मिल रही, अपितु किसके माध्यम से इन अधिकारों को सुरक्षा दी जा रही है? संविधान के माध्यम से। संविधान क्या है? देश की मौलिक विधि है। इसके साथ में देश की कौन सी विधि है? सर्वोच्च विधि है। इस विधि से ऊपर कोई विधि है ही नहीं। ठीक है जी। फिर ये मूल अधिकार हमारे देश में कौन से शासन की स्थापना कर रहे हैं? ये मूल अधिकार हमारे देश में सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये आप अभी से लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन टपकेगा, अगले कोई ना कोई एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, या आगे मैं पढ़ाऊंगा संविधानवाद का कॉन्सेप्ट। सीमित शासन क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट का तात्पर्य क्या होता है? हम इसी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे एक आर्टिकल 13(2).
आर्टिकल 13(2) में लिखा है कि राज्य के द्वारा एक ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे। और राज्य ने यदि ऐसी विधि का निर्माण कर दिया तो हमारी सुपरमैन के रूप में एंट्री लेगी न्यायपालिका, और न्यायपालिका उस विधि के उतने भाग को असंगत या असंवैधानिक घोषित कर देगी जितना भाग हमारे मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसका मीनिंग यह है कि इसकी सहायता से हमारे यहां न्यायपालिका राज्य की शक्तियों को क्या कर रही है, सीमित कर रही है। देखिए, ब्रिटिश सरकार का जब दौर था तो हमारे देश में कौन सा शासन था, असीमित शासन। ब्रिटिश सरकार की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। भाई, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक ऐसा फरमान था जो ये बता रहा था कि कैसा शासन, सीमित शासन नहीं, जिसपे सीमाएं लगी हो वैसा शासन नहीं, अपितु रोलेट एक्ट ये बता रहा था कि उस समय कैसा शासन था, असीमित शासन। इसके अलावा अगर हम बात करें राजतंत्र में क्या होता था, राजा के पास में असीमित शक्तियां होती थी, राजा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति के से पहले एक लुई 14 हुआ, और लुई 14 ने क्या बोला, आई एम द किंग, मैं ही राजा हूं। इसका मीनिंग है वही विधायिका, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो राजतंत्र में ब्रिटिश सरकार के दौर में असीमित सरकारें थी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर हमारे देश में कौन सी सरकारों की या कौन सी शासन की स्थापना कर रहा है, सीमित शासन, जो राज्य की शक्तियों पर क्या लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। और अभी हम आगे समझेंगे कि यहां राज्य का तात्पर्य किसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, स्पेशली विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों पर हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है जी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए कल को विधायिका कार्यपालिका ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, तो हमें फिर ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए, उपचार चाहिए, रेमेडीज चाहिए। और ये उपचार किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगे, ये उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा देश की सबसे बड़े न्यायालय, जिसका नाम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि भाई साहब और सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाए तो फिर सीधी पकड़ना नई दिल्ली की ट्रेन और किसके दरवाजे खटखटाना, सुप्रीम कोर्ट के। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर हम सीधे उपचार के लिए किसके पास में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। और आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की दवाइयां लिखेगा, मतलब 5 प्रकार की रेट जारी करेगा। ठीक है जी। अभी तक हमने इतना जाना है, 2 चीजें जानी हैं, एक अधिकार क्या होता है और दूसरा ये अधिकार मूल अधिकार क्यों है। तो मूल अधिकार होने के मूल शब्द के 5 मीनिंग है यहाँ। पहला, ये अधिकार हमारी कौन सी विशेषताओं से जुड़े हुए हैं, आधारभूत या मूलभूत विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है या ये अधिकार व्यक्ति के जीवन से छीने जाते हैं तो व्यक्ति होने और पशु होने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सिंपल भाषा में ये अधिकार अगर हमसे छीन लिए गए तो हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है, ये अधिकार हमारे कौन से विकास के लिए आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तीसरी बात है कि यह अधिकार हमारे देश की कौन सी विधि से जुड़े हुए हैं, मूल विधि या मौलिक विधि में इनका उल्लेख है। देश की सर्वोच्च विधि के अंदर इन अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके बाद में ये हमारे देश में कौन से शासन की स्थापना कर रहे हैं, सीमित शासन। सीमित शासन का तात्पर्य हमारे राज्य या सरकार की शक्तियों पर क्या लगी हुई है, सीमाएं लगी है। राज्यों की सरकारें या भारत की सरकारें अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। विधायिका एवं कार्यपालिका ऐसा कोई फरमान नहीं जारी करेगी जिससे हमारे अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन करो। इसका मीनिंग है हमारे यहाँ राज्य की शक्तियों पर सीमाएं हैं, सीमित शासन है। अगली बात, इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम उपचारों के लिए किसके पास में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ठीक है जी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं अधिकारों के प्रकार। ये अधिकारों के प्रकार भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 21 की जो सुप्रीम कोर्ट अभी व्याख्या कर रहा है, और आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय धीरे धीरे हमारे मूल अधिकारों में कौन से अधिकारों को समाहित कर रहा है, प्राकृतिक अधिकारों को भी समाहित कर रहा है, नेचुरल राइट्स को भी समाहित कर रहा है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार,
मानवाधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार क्या होते हैं, इनको थोड़ा जान लेना जरूरी है। पहली बात है प्राकृतिक अधिकार। देखो, अधिकार का तो सिंपल मैंने बता ही दिया। अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है व्यक्ति का नैतिक दावा, ये व्यक्ति का एथिकल क्लेम है। अब ये नैतिक दावा है, लेकिन प्राकृतिक होने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के ऐसे नैतिक दावे जो व्यक्ति को कौन सी विधि से मिले हैं, ईश्वरीय विधि से मिले हैं, या हम बोल दें कि व्यक्ति को जो कौन सी विधि से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक विधि से प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों को हम कौन से अधिकार बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। देखिए, प्राकृतिक अधिकार की मान्यता को स्वीकार करने वाले विचारकों का यह मानना है कि इस संसार में एक विधान चल रहा है। किसका विधान चल रहा है? ईश्वर का विधि विधान चल रहा है। और ईश्वर के विधि विधान के तहत ही जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे भाई इधर उधर देखने का अधिकार किसी के संविधान में थोड़े लिखा है। मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते हाथ ऊपर कर रहा हूं, ये बात किसी देश के संविधान में थोड़ी लिखी है, नहीं लिखी है। लेकिन ये अधिकार मेरे को कैसे मिला है? ईश्वर के विधि विधान से मिला है। तो ये जो ईश्वर के विधि विधान से या प्रकृति की देन से हमको जो अधिकार मिले हैं, उनको हम कौन से अधिकार बोल देंगे? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि का तात्पर्य है सूर्य सुबह उदय होगा और शाम को अस्त होगा, ये प्रकृति की विधि है, कहीं पे लिखा थोड़े है। तो वैसे ही प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य क्या है कि यह व्यक्ति के ऐसे नैतिक दावे हैं जो व्यक्ति को ईश्वरीय विधि या प्राकृतिक विधि से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। अगर ये व्यक्ति को ईश्वरीय विधि और प्राकृतिक विधि से ही प्राप्त हुए हैं, तो फिर मुद्दा यह है कि राज्य बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? ये तो अधिकार मिल ही गए थे। तो इसकी मान्यता को स्वीकार करने वाले लोगों का यह मानना है राज्य की आवश्यकता इसलिए है ताकि राज्य इन अधिकारों की क्या करे? राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा करेगा। राज्य का कर्तव्य क्या है? इन प्राकृतिक अधिकारों की क्या करे? बताओ, सुरक्षा करे। और सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्याएं हैं वो धीरे धीरे मूल अधिकारों से किसकी ओर जा रही है? प्राकृतिक अधिकार की ओर। जैसे भाई प्रकृति ने व्यक्ति को नींद लेने का अधिकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में बोल दिया कि अब आर्टिकल 21 में आपको गहरी नींद लेने का भी क्या है? अधिकार है। वैसे ही प्रकृति ने हमारे को अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने का अधिकार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में बोल दिया कि अपने जो निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट्स है। तो कुल मिला के ये ईश्वरीय विधि विधान से जो चीजें हमें मिली थी, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्याओं में शामिल कर रहा है। तो कभी आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उल्लेख कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्याएं हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में, वो धीरे धीरे मूल अधिकारों से किसकी ओर बढ़ रही है? प्राकृतिक अधिकारों की ओर। ठीक है, उस पर और आगे चर्चा करेंगे। दूसरे कौन से अधिकार है? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। देखिए, हमारे यहां विश्व के अंदर 2 विश्व युद्ध लड़े गए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद में दुनिया के लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि युद्ध किसी भी समस्या का क्या नहीं है? समाधान नहीं है। और ऐसे में विश्व के लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम लगातार युद्ध करते रहेंगे तो एक दिन सभी वैश्विक व्यवस्थाएं पतन की ओर चली जाएगी। तो ऐसे में लोगों को क्या दिया जाए? वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को क्या दिए जाए? अधिकार दिए जाए। और इसके लिए हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, उस यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, जो जनरल असेंबली है, उसके द्वारा एक डिक्लेरेशन जारी किया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? ये घोषणा पत्र जारी हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। जितने भी उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासभा के जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्य एक साथ आए और उन्होंने एक घोषणा जारी की। कुल मिला के एक मान लो ऐसे पेज लिया होगा और उसमें ऐसे लिख दिया कि भाई हम नागरिकों को या व्यक्तियों को ये क्या देंगे? अधिकार देंगे। और उस घोषणा पत्र में जिन जिन अधिकारों को लिख दिया गया उनको हम कौन से अधिकार बोलेंगे? मानवाधिकार। मानवाधिकार का सिंपल तात्पर्य है कि मानव होने के नाते किसी इंसान को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
वो सभी किस में आ जाएंगे? मानवाधिकार में। और ये घोषणा कब जारी हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और ये मानवाधिकार जो है वो एक सार्वभौमिक अधिकार है, यूनिवर्सल राइट्स है। सार्वभौमिक अधिकार होने का सेंस ये है कि अगर आप भारत में हैं तो भी आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे, पाकिस्तान में हैं तो भी ये अधिकार प्राप्त होंगे, और अमेरिका में हैं तो भी आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये कौन से अधिकार हुए? हमारे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये दो अधिकारों में अंतर मैंने आपको बता दिया है। फिर दो प्रकार के अधिकार और हैं, एक तरफ है मूल अधिकार और दूसरी तरफ है विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स। मूल अधिकार का तो वही तात्पर्य कि भाई अधिकार क्या है, व्यक्ति का कौन सा दावा है? नैतिक दावा है। और ये ऐसे नैतिक दावे हैं जो भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल कर दिए गए हैं? जो भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल कर दिए गए। तो मूल अधिकार मतलब व्यक्ति के ऐसे नैतिक दावे जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, उनको हम कौन से अधिकार बोल देंगे? मूल अधिकार बोल देंगे। तो विधिक अधिकार का तात्पर्य क्या है? भाई विधिक अधिकार का मीनिंग है, आप ऐसे समझो कि ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं लिखे हैं और भाग 3 के अलावा अन्य किसी भी भाग में लिखे हैं, या तो अन्य किसी भाग में इन अधिकारों को लिखा है और वहां पे सभी में यह है कि अन्य भाग में जितनी भी अधिकार लिखे हैं उन अधिकारों को लागू करने के लिए हमारी विधायिका को क्या बनानी पड़ती है? विधि बनानी पड़ती है। भारतीय संविधान में भाग 3 वाले अधिकारों को लागू करने के लिए तो आपको सामान्यतः विधि बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। लेकिन भाग 3 के अलावा अन्य किसी भाग में अगर कोई अधिकार लिखे हुए हैं या अन्य भाग में नहीं लिखे हैं, फिर भी पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, विधि बना रही है और विधि बनाकर लोगों को क्या दे रही है? अधिकार दे रही है। तो उन अधिकारों को हम कौन से अधिकार बोलेंगे? विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार की डेफिनेशन क्या हुई कि विधिक अधिकार व्यक्ति के ऐसे नैतिक दावे हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में ही नहीं है, अपितु भारतीय संविधान के भाग 3 के अलावा अन्य भाग में किया गया है, तथा इन अधिकारों को लागू करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल ने किसका निर्माण किया है? विधि का निर्माण किया है। उन अधिकारों को हम कौन से अधिकार बोलेंगे? विधिक अधिकार बोलेंगे। जैसे मैं कुछ विधिक अधिकारों के एग्जाम्पल बताता हूं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना कर अध्यारोपित नहीं किया जाएगा या कर आरोपित नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग है, देश में अगर किसी भी प्रकार का टैक्स इंपोज करना है तो टैक्स इंपोज करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? विधि बनानी पड़ेगी, कानून का निर्माण करना पड़ेगा। विधि बनाकर, कानून बनाकर ही हम किसी भी व्यक्ति पर क्या कर सकते हैं? कर आरोपित कर सकते हैं। अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका मीनिंग है, बताओ, टैक्स लगाने का जो राइट्स है ये कैसा अधिकार है? पार्लियामेंट का एक विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार, लीगल राइट्स है। और मान लीजिए फिर राज्य कोई मनमानी करता है टैक्स के अंदर, तो फिर वो किसका उल्लंघन माना जाएगा? उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। उसी प्रकार से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 300 कैपिटल है। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आप सभी इस बात से विदित हैं या हम आगे डिटेल में जानेंगे भी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार की जगह कौन सा अधिकार बना? मौलिक अधिकार की जगह विधिक अधिकार बना दिया गया। फंडामेंटल राइट्स की जगह एक लीगल राइट्स बना दिया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार भी अब कौन सा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 301 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 301 में लिखा है कि आपको व्यापार करने का, वाणिज्य का, ठीक है, आपको पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। इस प्रकार का जो राइट्स है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 301 में। फिर आर्टिकल 325 में क्या लिखा है? आर्टिकल 325 में लिखा है कि जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी भी संस्था के द्वारा मतदाता सूची जब तैयार की जाएगी तो उस मतदाता सूची तैयार करने में व्यक्तियों के साथ में किसके साथ में भेदभाव नहीं होगा? धर्म, मूल वंश,
जाति और लिंग, इन 4 आधारों पर क्या नहीं होगा, भेदभाव है नहीं होगा। या कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर, कौन से आधारों पर, धर्म, मूलवंश, जाति एवं लिंग, इन आधारों पर अलग से मतदाता सूची तैयार करने का भी क्या नहीं कर सकता है, दावा नहीं कर सकता है। कुल मिला के ये आर्टिकल इसलिए जोड़ा गया था ताकि देश में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसी प्रणाली का क्या किया जा सके, त्याग किया जा सके। इनमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 326 याद रखना है, जिसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। यानी कि लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन किसके द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। और वयस्क मताधिकार में आप सभी को पता है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार में कितने वर्ष की आयु होगी, 18 वर्ष की आयु। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ वोट देने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में। अब हमसे पूछा जा सकता है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु वोट देने का अधिकार एक लीगल राइट्स है, यानी विधि के प्रावधानों के तहत ही आपको वोट देने से क्या किया जा सकता है, वंचित भी किया जा सकता है। तो वोट देने का अधिकार कैसा राइट्स है, लीगल राइट्स है। ठीक है, टैक्स वाला राइट्स भी कैसा राइट्स है, लीगल राइट्स है। संपत्ति का जो अधिकार है वो भी कैसा है, लीगल राइट्स है। ठीक है, अब थोड़े इनमें अंतर देख लेते हैं। किस किस में अंतर देख लेते हैं, मूल अधिकार में और विधिक अधिकार में। देखिए, मूल अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे कहां पे जाएंगे, सीधे आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सीधा कौन से न्यायालय के पास में जाओगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाओगे। लेकिन अगर आपके लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है तो लीगल राइट्स का उल्लंघन होने पर आप याचिका कहां दायर करोगे, सबसे पहले याचिका दायर होगी जिला न्यायालय में। और जिला न्यायालय के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में, वहां पे भी से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर कहां पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। भाई, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तब क्या होता था कि संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में हम सीधे कहां जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट से, इसका मीनिंग क्या है, अब अगर आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको सबसे पहले कहां जाना है, जिला न्यायालय में, फिर कहां पे, हाई कोर्ट में, फिर कहां पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। और जो मूल अधिकार है, अगर इन मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना होता है, यानी मूल अधिकारों में कुछ भी जोड़ना होता है, कुछ भी घटाना होता है, कुछ भी परिवर्तन करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ बनाना पड़ता है। संविधान संशोधन विधि के द्वारा ही मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर विधिक अधिकारों की बात करूं तो विधिक अधिकारों में हम कौन सी विधि से, साधारण विधि से ही इन विधिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स पर रीट जारी करने का अधिकार केवल किसको है, या फंडामेंटल राइट्स पे रीट कौन कौन जारी कर सकता है, तो हम जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स पे रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तथा आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स पर रीट जारी कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। लेकिन विधिक अधिकारों पर रीट जारी करने का जो अधिकार है, वो विधिक अधिकारों पर रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत केवल किसके पास में है, हाई कोर्ट के पास में। इसका मीनिंग है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट्स पे किसी भी प्रकार की रीट जारी नहीं कर सकता है। रीट का तात्पर्य होता है न्यायालय द्वारा जारी बाध्यकारी आदेश। तो ये अंतर भी कुछ ध्यान में रखना है, मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में लीगल राइट्स में क्या क्या अंतर होता है। बढ़ते हैं आगे। अब हमें जानना है कि हमारा जो मूल अधिकार का जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम जान रहे हैं। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज आप हिस्ट्री में भी जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। पहले वैश्विक संदर्भ की बात करते हैं। तो वैश्विक संदर्भ में बात करूं तो सबसे पहले अधिकारों के मामलों की बात करें, सबसे पहले 1215 के अंदर
यूरोप के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जॉन किंग। उस राजा के द्वारा एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया। क्या जारी किया गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का सिंपल तात्पर्य क्या होता है? मैग्ना कार्टा का तात्पर्य होता है चार्टर ऑफ लिबर्टीज, यानी कि स्वतंत्रता का चार्टर था। और इस मैग्ना कार्टा में कहीं ना कहीं राजा की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास था, जनता को अधिकार देने की बात थी, सामंतों को भी अधिकार देने की बात थी, और कहीं ना कहीं विधि के शासन या संवैधानिक शासन के विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। किसके द्वारा? मैग्ना कार्टा के द्वारा। तो पहली बार कोई भी बड़ी घोषणा होती है तो सामान्यतः हम उसको भी मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। और मैग्ना कार्टा का टेक्निकल मीनिंग क्या हुआ? ए चार्टर ऑफ लिबर्टीज, यानी स्वतंत्रता का एक चार्टर। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को हम क्या बोलते हैं? अधिकारों का मैग्ना कार्टा, या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया, मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या होता है? चार्टर ऑफ लिबर्टीज। और हमारे मूल अधिकारों में अधिकांश कौन से अधिकार है बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार। इसीलिए ठीक है। फिर देखिए, यूरोप के अंदर इतिहास का पहिया आगे बढ़ता है। जब धीरे धीरे इतिहास का पहिया आगे बढ़ता है और जब 16वीं सदी आती है तो वहां पे पुनर्जागरण का काल चल रहा होता है। और पुनर्जागरण में क्या होता है? व्यक्ति का वापस से विवेक आता है। व्यक्ति के पास, व्यक्ति अपनी विवेक या बुद्धि का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करता है तो नए नए आविष्कार करते हैं। बाप के इंजन का आविष्कार होता है। धीरे धीरे मशीनों का युग आता है, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो शहरीकरण आता है। और शहरीकरण आता है तो साथ में व्यक्ति आता है। व्यक्ति नहीं, व्यक्तिवाद आता है। शहरों में कौन प्रधान होता है? शहरों में समाज प्रधान नहीं होता है, शहरों में व्यक्ति प्रधान होता है। शहर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे स्वतंत्र हवाओं में मैं जी रहा हूं। तो इस पूरे यूरोप के इतिहास में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, शहरीकरण आया, व्यक्तिवाद की भावना आई, इस सबसे प्रभावित हुआ एक यूरोप का विचारक जिसका नाम क्या है? जॉन लॉक। जॉन लॉक को हम अधिकारों का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। एक फैक्ट याद रखें, अधिकारों का पिता किसको कहा जाता है? जॉन लॉक को। और जॉन लॉक ये बोलता है कि जब भी व्यक्ति पैदा हुआ था तो 3 अधिकार लेके पैदा हुआ था। कौन कौन सा अधिकार लेके पैदा होता? लाइफ, लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टी। लाइफ का मतलब है भाई जीवन का अधिकार, और लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, और प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति का अधिकार। भाई जॉन लॉक ये बोल रहा है कि व्यक्ति जन्मजात ये लेके पैदा हुआ है, और जन्मजात लेके पैदा हुआ है तो कोई व्यक्ति उनसे क्या नहीं कर सकता, यानी राज्य उनसे ये 3 अधिकार छीन नहीं सकता है। कौन सा? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टीज का राइट्स। हालांकि थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि जॉन लॉक ने बोला कि व्यक्ति क्या लेके पैदा हुआ है? संपत्ति लेके पैदा हुआ है। भारतीय दर्शन में तो ये कहा जाता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। लेकिन जॉन लॉक बोल रहा है भाई साहब संपत्ति लेके आए थे। जॉन लॉक से पूछा सबसे बड़ी संपत्ति कौन? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी संपत्ति हमारा शरीर, पहला सुख निरोगी काया। तो ये जॉन लॉक ने बताया। ऐसी जॉन लॉक के विचारों से, और एक व्यक्ति और थे थॉमस पेन, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन के अंदर 1668 के अंदर एक क्रांति होती है जिसको हम बोलते हैं गौरवमय क्रांति। और इस गौरवमय क्रांति के द्वारा वहां पे कहीं ना कहीं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, और वहां की पार्लियामेंट एक दस्तावेज पारित करती है। उसके बाद में 1689 में, यानी 1689 में वहां के राजा के द्वारा एक बिल ऑफ राइट्स था, उस पर सिग्नेचर कर दिया गया, और ब्रिटेन के लोगों को भी क्या दे दिए गए? अधिकार दे दिए गए। इसका मीनिंग अधिकारों का स्वरूप धीरे धीरे इतिहास में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में आपने सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति हुई 1789 के अंदर, यानी इससे 100 वर्षों के बाद में फ्रांस में क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था बताओ? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और आप ये भी पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कौन सी क्रांति से प्रभावित है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। और एक फैक्ट और याद रखें, इन 3 को, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को, अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है
ट्रिनिटी ऑफ अम्बेडकर, इनको क्या बोला जाता है? ट्रिनिटी ऑफ अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भाई साहब ये तीनों एक साथ रहेंगे, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा कर्ण और अर्जुन की तरह साथ रहेंगे। कौन कौन? समतंत्रता, समता और बंधुता। उसके बाद में वैश्विक स्तर पर फिर एक दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जिसको हम बोलते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान 1789 के अंदर वैसे लागू हो गया, लेकिन अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं लिखे गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका के अंदर कंटिन्यूस 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, लगातार 10 संविधान संशोधन होते हैं, और उन 10 संविधान संशोधनों के द्वारा अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकार का अध्याय जोड़ा जाता है, फंडामेंटल राइट्स लिखे जाते हैं। तो 1 से लेकर 10 जो संविधान संशोधन हुए अमेरिका के संविधान में, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे वैश्विक स्तर पर फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ? विकास हुआ। सबसे पहले मैंने बताया मैग्ना कार्टा आया, फिर 16वीं सदी की बात की हमने, फिर जॉन लॉक जिसे अधिकारों का पिता कहते हैं, फिर ब्रिटेन के अंदर, फिर फ्रांस के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर। अब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई दस्तावेज आया, या किसी रिपोर्ट में या किसी समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक की, जिनका मैंने स्टेटमेंट आपको बताया। इन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, इसका मीनिंग है वो अधिकारों के बड़े समर्थक थे। और उनके द्वारा 1895 में यानी 1895 को एक विधेयक लेके आते हैं, एक बिल लेके आते हैं। उस विधेयक का नाम क्या था? स्वराज विधेयक, या उसको क्या बोला गया टेक्निकल लैंग्वेज में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में भी अधिकारों की क्या की गई थी? मांग की गई थी। तो पहली बार लोकमान्य तिलक के द्वारा 1895 में जो स्वराज विधेयक रखा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल रखा गया, उसमें भी अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद में है नेहरू रिपोर्ट। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे यहां साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन ने यह कहा, या साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, और ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि भारतीयों के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपना संविधान तैयार कर सके। इसके प्रत्युत्तर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका नाम था नेहरू समिति, और उसके द्वारा 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट में इस बात की सिफारिशें थी कि जब हम अपना संविधान लिखेंगे तो संविधान के अंदर हम अधिकार लिखेंगे, और उन अधिकारों का जो शीर्षक है वो अधिकारों का शीर्षक किसके रूप में होगा? मूल अधिकारों के रूप में। और इस नेहरू रिपोर्ट को हमारे देश में मूल अधिकारों का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों का अग्रदूत भी कहा जाता है। कौन सी रिपोर्ट को? नेहरू रिपोर्ट को। उसके बाद में एक समिति है जिसका नाम क्या है बताओ? तेज बहादुर सुप्रू समिति। 1945 के अंदर तेज बहादुर सुप्रू ने भी ये कहा कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को हम शामिल कर सकते हैं, और मूल अधिकार 2 प्रकार के बना सकते हैं, वाद योग्य और अवाद योग्य। हम आगे भी जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अधिकार लिखे हुए हैं वो वाद योग्य हैं, जबकि भारतीय संविधान के भाग 4 में कुल मिला के वो है अधिकारी जिनका नाम डीपीएसपी है, वो क्या है? अवाद योग्य है। अब यहां से हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? यहां से हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली बात कि मूल अधिकार का अध्याय किससे प्रभावित है? तो अगर एग्जाम्पल में वैश्विक स्तर का एग्जाम्पल लिखा है तो हमारे मूल अधिकार का अध्याय किसके संविधान से प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और दूसरी बात, अगर वैश्विक स्तर का एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन में लिखा है कि क्या हमारे मूल अधिकार का अध्याय नेहरू रिपोर्ट से प्रभावित है, तो इसको भी क्या माने? सही माने। दोनों में से एक ही लिखा रहेगा, साथ में नहीं लिखेंगे। किससे प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों का अग्रदूत कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। तो हमारे संविधान सभा के द्वारा, भारत संविधान सभा के द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो वो भी वैश्विक स्तरों के जो संविधान थे उनको पढ़ रहे थे। अमेरिका के संविधान को पढ़ा तो वहां पे मूल अधिकारों का जो दस्तावेज था, इधर नेहरू रिपोर्ट को भी पढ़ा,
और उसके बाद में हमारी संविधान सभा में भी आपको पता है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग प्रकार की क्या बनी, समितियां बनी। भाई कार्य को थोड़ा आसान करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसका गठन किया गया, संविधान सभा में किसका गठन किया गया, समितियों का। एक कमेटी बनी जिसका नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को। लेकिन समिति के बाद में भी हमारे संविधान में अनेक प्रकार की संविधान सभा में उप समितियां भी बनी। एक उप समिति बनी मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, जेबी कृपलानी को। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे जब संविधान सभा का चैप्टर, तो वहां पे मैं बता दूं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो हमारे यहां अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था एससी मुखर्जी को। जबकि महत्वपूर्ण हमारे यहां पे कौन सा है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। और इस जेबी कृपलानी समिति की सिफारिशों पर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट शामिल किए गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है 26 जनवरी 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया, शामिल किया गया। अब ये 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ये 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले समता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार। फिर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आर्टिकल 23 एवं 24 में कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हमारे यहाँ शिक्षा एवं अपनी कल्चर को बनाए रखने का अधिकार कौन सा में है, आर्टिकल 29 एवं 30 में। फिर संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। अभी आर्टिकल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ये 7 फंडामेंटल राइट शामिल किए गए। मेरे को ऐसा लगता है लग 7 फंडामेंटल राइट्स रहे हैं, बट ओवरऑल ये 2 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। कैसे, देखो एक तो अधिकार है समता और दूसरा है स्वतंत्रता, 2 ही अधिकार है। कैसे भाई, अगर आप मेरे को बताओ कि शोषण होगा तो जिन लोगों का शोषण हो रहा है क्या उनको स्वतंत्रता बनी रहेगी, क्या नहीं बनी रहेगी। तो क्या बताओ, जिन लोगों के साथ में शोषण हो रहा है तो फिर क्या समता बनी रहेगी, क्या नहीं बनी रहेगी। तो शोषण का अधिकार भी इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता एवं समता के अधिकार से। फिर इसमें तो लिखा ही है भाई साहब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देंगे तभी तो लोग धर्म के आधार पर क्या बने रहेंगे, एक समान बने रहेंगे। फिर क्या बनाए रखने का अधिकार, सभी लोगों को अपनी कल्चर को जिंदा रखने की स्वतंत्रता देंगे, तो स्वतंत्रता तो हो ही गया और सभी संस्कृतियां क्या हो जाएगी, एक समान। उसके बाद में संपत्ति कमाने का अधिकार, एक स्वतंत्रता ही तो थी। और फिर कौन सा अधिकार बताओ भाई, इन समता और स्वतंत्रता के अधिकार या इन 6 फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता था तो उपचार के लिए हम किसके पास में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट से। मैंने अभी ये कहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 की तिथि को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स हमने हटा दिया, कौन सा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से। सीए का मतलब क्या है साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, 44वां। इसकी सहायता से हमने संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकालकर कौन से भाग में रख दिया, भाग 12 में रख दिया। भाग 12 में क्यों रखा, क्योंकि भाग 12 में ऑलरेडी टैक्स रिलेटेड बातें, वित्त संबंधी बातें, संपत्ति संबंधी बातें ऑलरेडी 12 में लिखी हुई थी। और भाग 12 के कौन से आर्टिकल में लिखा, आर्टिकल 300 कैपिटल ए में। और आर्टिकल 300 कैपिटल ए में लिखा, और ये अधिकार अब कौन सा अधिकार हो गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। आर्टिकल 300 कैपिटल ए की लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज ये है कि किसी भी व्यक्ति को, क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही, संपत्ति के अधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सिंपल भाषा में समझिएगा कि इस पेन पे मेरा अधिकार है, इस पेन, ये मेरी संपत्ति है तो इसमें मेरा अधिकार हुआ।
अगर कल को राज्य मेरे से ये पेन छीनना चाहता है तो राज्य को पहले क्या बनानी पड़ेगी, विधि बनानी पड़ेगी। और विधि बनाकर राज्य किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी संस्था को ये ऑथोरिटी देगी कि वो मेरे से आके ये पेन क्या कर सकती है, छीन सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब यूपीएससी परी में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। अब आप मेरे को बताओ, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है? ये तो आप सभी साथियों को पता है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार हो गया साथियों, विधिक अधिकार। लेकिन क्वेश्चन इससे भी गहरा था। क्वेश्चन क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार तो है, लेकिन किसको मिला हुआ है, नागरिकों को मिला हुआ है या सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है? तो याद रखिए, केवल नागरिकों को नहीं है, सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है। कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भी अगर भारत में पैसे कमा रहा है तो उसकी भी संपत्ति को हम सुरक्षित करेंगे। देखते ही आप, बहुत सारी विदेश की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारी विदेशी निवेशक भी भारत के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तो इसका मीनिंग है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है। इसके साथ में केवल नागरिकों को नहीं है, पीती किसको प्राप्त है बताओ, व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन क्लास हुई, जिसमें हमने ये जाना अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, फिर अधिकारों के प्रकार भी समझे, फिर वैश्विक स्तर पे अधिकारों के विकास की जो विकास क्रम है उसको भी हमने समझा। फिर हमने संविधान सभा में भी हमारे यहाँ कौन सी समिति, एक समिति बनी सरदार पटेल के नेतृत्व में, उसके बाद में उप समिति बनी थी, किसके नेतृत्व में, जेबी कृपलानी के नेतृत्व में। उसने 7 फंडामेंटल राइट्स बताए, बट अभी कितने हैं बताओ, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब हमने कौन सा अधिकार बना दिया है, विधिक अधिकार बना दिया, जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब ये हमारी क्लास कंटिन्यूस रहेगी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की। तो तब अगली क्लास जब तक आए तब तक आप इसको सुनिए, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।